नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सरकार का अगस्त 2019 में लिया गया फैसला, जिसके तहत उन्होंने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत के आइन की जो आर्टिकल 370 थी उसको मनसूख करना और उसके तहत आर्टिकल 35A को भी मनसूख करना दुरुस्त करार दिया। और उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत के सदर को, क्योंकि उन्होंने आर्डर जारी किया था और बाद में पार्लियामेंट ने उसको पास किया, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भारत के सदर को इसके लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अब इस सिलसिले में हम आपको थोड़ा इसका पस मंज़र बताएं, बैकग्राउंड बताएं। कश्मीर, जैसा कि आपको इल्म है कि जब 1947 में आज़ादी का फैसला हुआ तो जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके तहत जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतें थीं जिनके ऊपर अपने अपने छोटे छोटे राजा थे, उनको ये हक दिया गया था कि वो चाहें तो आज़ाद रहें, भारत के साथ शामिल हो या पाकिस्तान, अगर उनकी ज़मीन मिलती हो तो उस वक़्त जो है कश्मीर ने, यानी कश्मीर का जो उस वक़्त राजा था या महाराजा कह दीजिए, हरि सिंह था, उसने ये फैसला किया कि मैं आज़ाद रहूँगा। और इसीलिए फिर भारत ने उसके जज्बात का ख्याल करके उसको छोड़ दिया। और फिर आज़ादी के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में अपने लोग भेज के कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। अब जाहिर है कश्मीर के पास अपनी कोई फौज तो नहीं थी, छोटी मोटी पुलिस थी, अब वो क्या मुकाबला करती। तो पाकिस्तानी जो कबायली के भेष में जो फौज थी वो आगे बढ़ती चली आ रही थी। उस वक़्त महाराजा हरि सिंह को डर लगा कि कश्मीर तो मेरे हाथ से गया। फिर उसने भारत की सरकार को, यानी उस वक्त नेहरू था वजीर आजम, उसको दरख्वास्त की कि आप मेरी मदद कीजिए। तो नेहरू ने कहा कि लीगल पोजीशन ये है कि हम अलग मुल्क हैं, तुम अलग हो, इसलिए तुम्हें हिंदुस्तान के साथ अलहाक करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू अनेक्स योर स्टेट विथ इंडिया। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिख के दो तो मैं मुदाखलत कर सकता हूँ। तो फिर महाराजा हरि सिंह ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत किए और उसके बाद फिर भारत ने अपनी फौज भेजी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो कबायली थे या फौज थी उनकी पेशकदमी में रुकावट आ गई। उस वक़्त तो हकीकत में फौज ने कहा था कि हम जो हिस्सा हथियार चुके हैं वो कबायली लोग, हम वो भी आज़ाद करा सकते हैं। लेकिन नेहरू, अभी उसकी अपनी समझ थी, हम तो कहते हैं गलत थी, माउंट बैटन के कहने में आ गया और उसने ऐसे कहा कि हम इसका फैसला अक़वाम मुत्तहिदा UNO पे छोड़ते हैं। और उसकी वजह से वो दिन, आज का दिन, अब तक कश्मीर अटका हुआ है। जो हिस्सा कबायलियों ने हथिया लिया उसको हम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान वाले उसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने उसके भी दो टुकड़े कर दिए हैं, उसमें से गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर दिया है और वो जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो भी एक नाम नेहाद आज़ाद कश्मीर है, क्योंकि वहाँ पर भी जो कुछ हुक्म चलता है वो पाकिस्तान के होम मिनिस्ट्री का ही चलता है। अच्छा, अभी हम आते हैं हिंदुस्तान के कश्मीर की तरफ। तो उसकी जो वहाँ की जो मुकामी आबादी थी उसको खुश करने के लिए
کہ آپ کے اوپر باقی ہندوستان جو ہے وہ غلبہ نہیں پائے گا، اس کے لیے 6 سال بعد، یعنی یہ 1947 کی بات ہے، 1953 میں بھارت کے کانسٹیٹیوشن میں ایک شک ڈالی گئی جسے کہتے ہیں آرٹیکل 370۔ اس میں کچھ اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا بھارت کے جموں اینڈ کشمیر کو، جس میں باہر کے لوگ یعنی باقی ہندوستان کے لوگ وہاں پر زمین خرید نہیں سکتے تھے، شادی نہیں کر سکتے تھے، کچھ ایسے ہی تھے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہاں کے جو کشمیر کے لوگ تھے نا، وہ جیسے اپنے آپ کو بھارت سے الگ سمجھنے لگے، اور جس کی وجہ سے، اور دوسرا پاکستان کی یہ نیت کہ وہ شروع سے یہ کہتا رہا کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، اور اس کے لیے اس نے جیسے 1965 میں ذوالفقار علی بھٹو نے آپریشن جبرالٹر لانچ کیا، تو اس کی وجہ سے پھر 65 کی جنگ ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان ناکام ہوا، الٹا اس کی معیشت بھی برباد ہو گئی جو اچھی خاصی چل رہی تھی۔ اس کے بعد پھر 1999 میں پرویز مشرف نے کارگل وار کا کیا کہ کشمیر پہ قبضہ کر سکے کسی طرح، وہ بھی فیل ہو گیا اس میں۔ تو اور دوسرا، پاکستان ہمیشہ سے جو ہے دہشت گردی کے ذریعے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہندوستان کو کمزور کر سکے اور کشمیر پہ قبضہ کر لے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسی دہشت گردی کی وجہ سے آج پاکستان کی حالت بہت کمزور ہو چلی ہے، اور اتنی دہشت گردی کی تنظیمیں بن گئی ہیں کہ وہ لوگ پاکستان کی سرکار کو جو ہے چیلنج کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ کل بھارت کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ کیونکہ آرٹیکل 370 جو تھی اس میں بذات خود لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری پروویژن ہے اور اس کو 70 سال بیت چکے ہیں۔ ظاہر ہے 1953 کی بات ہے، یہ 1923 ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ تھا ہی ٹیمپرری پروویژن تو اس کو پرماننٹ نہیں کہا جا سکتا، اسی لیے بھارت کی سرکار، بھارت کی پارلیمنٹ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو اسے منسوخ کرتے ہیں، اسی لیے اس کا منسوخ کرنا درست ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ تاکید بھی کی بھارت کی سرکار کو کہ آئندہ سال یعنی 2024 کے ستمبر تک کشمیر کے اندر انتخاب یعنی چناؤ ہو جانے چاہیے۔ اچھا، ابھی ظاہر ہے پاکستان کو تو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، وہ تو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے یہ بھارت کی سرکار کے تابع ہے، اسی لیے اس نے ایسا فیصلہ کیا ہے۔ کیونکہ ان کو کیا ہے، لوگ ایسے ہوتے ہیں، سب لوگوں کو اپنی ہی ترازو میں تولتے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ ہمیشہ سے پاکستان کی سرکار کے ادھین رہی ہے، اور اس کی ایک نہیں کئی مثالیں ہیں۔ وہ بیسک ڈیموکریسی کو درست قرار دینا جنرل ایوب خان کی، اس کے بعد 77 میں جو کول آئے تھے جنرل ضیاء الحق، اس کو جسٹس انوار الحق یعنی اس وقت کی سپریم کورٹ کا درست قرار دینا، اور اس طرح کے کئی فیصلے ہیں پاکستان کی سپریم کورٹ کے جو کہ اس کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو اتنی ہمت ہوتی ہے، اتنے گٹس ہیں کہ وہ بھارت کی سپریم کورٹ کے اوپر انگلی اٹھائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا یہ کہنا کہ یہ کیونکہ بھارت نے 370 ختم کر دیا ہے، 35 ختم کر دیا ہے، تو اس سے جموں کشمیر جو بھارت کا کشمیر ہے اس کا جو ڈیموگرافک نیچر ہے نا اس میں بدلاؤ آ جائے گا، یعنی مسلمان کم ہو جائیں گے، ہندو بڑھ جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے مظالم کی وجہ سے وہاں پر ہندو نام کو ہی بچے ہیں۔ یہ جموں کشمیر کا بھی وہی حال ہے جو پاکستان کا حال ہے۔ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت وہاں پر 23% نان مسلم تھے، زیادہ تر ہندو ہی تھے، تھوڑے بہت عیسائی یا پارسی وغیرہ بھی تھے، لیکن زیادہ تر ہندو تھے۔ آج وہاں پر 1.5% بچے ہیں، اور اسی طرح بھارت کا کشمیر جو ہے نا وہاں پر بھی پہلے ہندو بہت ہوا کرتے تھے، لیکن 1989 1990 میں
उन्होंने जो हिंदुओं का कत्लेआम किया और जो पंडितों को भगाया, एथनिक क्लींसिंग की जम्मू कश्मीर, उसकी वजह से वहाँ पर भी अभी हिंदुओं की जो आबादी है नाम की रही है। हाँ, ये अलग बात है, जम्मू में है, लेकिन कश्मीर वादी जो है वहाँ पर अभी हिंदू नाम को ही रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम लगाना कि इस कानून के ख़त्म होने से वहाँ के डेमोग्राफिक पैटर्न में बदलाव आएगा, तो इस कानून को लागू हुए 4 साल से भी ज़्यादा, 4.5 साल बीत चुके हैं। अगस्त 19 में लाया गया था, अब ये दिसंबर 23 चल रहा है, अब तक तो कोई भी फर्क नहीं आया। हाँ, ये अलग बात है कि वहाँ पर अमन अमान की फिजा बनी है, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई है। ये जो था कि कश्मीर अलग है, भारत अलग है, ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई है। कश्मीर को भारत का अटूट अंग बना लिया गया है। भारत की सारी स्कीम्स जो भी हैं, रिजर्वेशन, ये वो सब कुछ कश्मीर पे भी उसी तरह लागू है जैसे बाकी भारत में, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। और उसके साथ साथ अमन अमान की फिजा कायम हुई है, जिसकी वजह से इसी साल हमने जो है G20 की एक मीटिंग भी रखी और कई मीटिंगें वहाँ पे हो रही हैं। और अभी तो आपको दहशतगर्दी की कोई इक्का दुक्का वारदात ही सुनाई देगी। और अमन अमान की फिजा इतनी है और तरक्की, चारों तरफ तरक्की हो रही है। और उसकी वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तो 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का ऐलान की और उस पर काम शुरू हो चुका है। और अभी भारत का कश्मीर जो है कितना खुशहाल हो चुका है, अगर पाकिस्तानियों को कोई शक हो तो और नहीं दूर जाएं, वो सिर्फ इतना ही देख लें कि भारत का कश्मीर और पाकिस्तान का कश्मीर दोनों कहाँ खड़े हैं, दोनों के आवाम को कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कितने वो खुशहाल हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर जो है अच्छे हाल में है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।